आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। से बात करूंगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने आज मध्य प्रदेश की एक रैली में यूसीसी पर बयान दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उन्होंने एक बयान देकर के हलचल मचा दी है। जी हां, अभी 22वां लॉ कमीशन है, उसने तमाम लोगों से राय मांगी है कि आप बताइए कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, और बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए। 9-10 सवालात भी लोगों तक भेजे हैं, लोग अपनी राय भी दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अभी फिर कहा है कि वो बहुत जल्द इस सिलसिले में जो लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात करेगा और अपनी राय पेश करेगा। लेकिन आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का जिक्र करते हुए कहा कि आप बताइए कि एक घर में एक कानून चलेगा कि एक घर में दो कानून चलेंगे। ये बात उन्होंने कहा, और कहा कि क्या अगर एक घर में दो कानून होंगे तो क्या वो घर चलेगा, क्या वो घर विकास कर पाएगा। इस तरीके की बातें उन्होंने की है। उन्होंने ट्रिपल तलाक की बात की और उन्होंने कहा कि मैंने इसे खत्म कराया। आप बताइए पाकिस्तान में नहीं है, आप बताइए मिस्र में नहीं है, और कई जगहों का हवाला दिया, लेकिन हिंदुस्तान में था और हमने उसे खत्म किया, उससे बड़ी राहत मिली है। यह बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में कही है। जी हां, आपको मालूम है कि अब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही 2024 को लेकर के भी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब जो गोदी मीडिया है, या मीडिया भी हम कह लें, उसने आज ये कहा कि 2024 का एजेंडा पीएम मोदी ने सेट कर दिया है, और वो एजेंडा होगा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी डंडा मार रहा है कि आप क्यों नहीं बनाते, लेकिन कुछ लोग रुकावट बन रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे, और कुछ सवाल है जो बुनियादी मैं करना चाहता हूं। सबसे पहले यह कि प्रधानमंत्री ने यूसीसी की बात की, उन्हें बड़ी फिक्र है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि एक देश में एक कानून हो, दो कानून कैसे, एक घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि आपकी मिसाल गलत है। एक घर में भी दो नहीं, कई तरह के कानून होते हैं। संविधान एक होता है, लेकिन कानून अलग अलग होते हैं। और वो कैसे, मैं आपको बताऊं। बच्चा जो है वो दूध पीता है, बड़े लोग खाना खाते हैं, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि एक ही चीज बन जाए और सब उसको खाएं? क्या वो बच्चा जो है वो दूध की जगह रोटी खा सकता है, अगर मासूम बच्चा है, जो दूध पीने वाला बच्चा है? फिर आपने घर से जो तशबीह दी, घर का आपने जो जिक्र किया, तो ऐसे तो वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र है। पूरी दुनिया जो है वो एक घर के समान है, तो क्या पूरी दुनिया का एक कानून हो जाएगा? फिर इसके अलावा मैंने तो यह सुना है कि बागीचा कहते हैं, ये जो देश है उसको बागीचा आज तक हमने सुना है, घर तो सुना नहीं। और बागीचे में अलग अलग फूल होते हैं, अलग अलग पेड़ होते हैं, और अलग अलग पेड़ों की अलग अलग जरूरतें होती हैं। कहीं किसी को कम पानी की जरूरत होती है, कम खाद की जरूरत होती है। कहीं किसी ज्यादा पेड़ को ज्यादा खाद और ज्यादा पानी की जरूरत होती है, उस हिसाब से उनको पानी और खाद दिया जाता है। किसी को बहुत ज्यादा धूप की जरूरत होती है, किसी पेड़ को छांव की जरूरत होती है। फिर कुछ ऐसे पेड़ हो जाते हैं जो कमजोर हो जाते हैं, तो उन पर खास तवज्जो माली देता है। ये तमाम चीजें हैं कि नहीं, और उनके लिए उसूल और जवाबित बने होते हैं। तो आप बताइए, अगर आप माली हैं तो आप क्या चाहते हैं कि एक पानी बस दे दिया जाए, एक साथ न देखा जाए कि इसको कितनी क्या जरूरत है? फिर आपने एक कानून की बात की, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 संविधान का हिस्सा है, और उसमें कहा गया है कि हर मजहब के लोगों को आजादी है कि वो अपने मजहब पर चलें। फिर आप क्यों ये बात कर रहे हैं? आप ही संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान में तो यह भी कहा गया है जो मैं जिक्र कर रहा हूं, आर्टिकल 25 का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप फिर भी, आपको जो करना है वो आप करते ही हैं। मुझे हैरत यह है कि 9 साल की सरकार हो गई आपकी। 26 मई 2014 में आपकी सरकार बनी थी, और 9 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है
2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, आखिर आपने अब तक क्यों ये यूसीसी नहीं बनाया? जो 21वां लॉ कमीशन था, क्या वजह थी कि उसने मना कर दिया कि अभी वक्त नहीं है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए? क्यों मना कर दिया? सबसे पहले तो आप जो 21वां लॉ कमीशन है और उसके जो चेयरमैन है उनसे सवाल करना चाहिए कि क्यों आपने ऐसा किया। अब 22वां लॉ कमीशन है, उसने प्रोसेस शुरू किया है, तो कम से कम प्रोसेस तो मुकम्मल हो जाने दीजिए, लोगों की राय तो आ जाने दीजिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसा कि गोदी मीडिया ने कहा है कि एजेंडा सेट कर दिया है, आपको किसी एक नए एजेंडे की तलाश थी, क्योंकि आपने कर्नाटक की हुकूमत खो दी है। आपको डर है कि कहीं मध्य प्रदेश की हुकूमत भी आप न खो दें, और इसीलिए आप नए नए एजेंडे की तलाश, और एजेंडा जो है वो आपका शायद सिर्फ मुस्लिम एजेंडा होता है कि कहीं से घूम फिर करके मुसलमान उसमें आ जाए। आप वाकई बहुत हमदर्द है मुसलमानों के। अभी आप मिस्र गए, वहां मस्जिद के दौरे पर गए, आप वहां के लोगों से आपने मुलाकात की, लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान की मस्जिदों में क्यों नहीं जाते। हालांकि मैं करेक्शन कर दूं कि आप हिंदुस्तान भी गए, इंदौर में मैंने देखा है मस्जिद भी, इमामबाड़े भी गए हैं, ऐसा नहीं है। और आपने मातम भी किया है, क्योंकि जहां जिस वजह से आप मिस्र की मस्जिद में गए थे उसी वजह से आप इंदौर भी गए थे। आप बोहरा समाज जो है वो आपके लिए बहुत अजीज है, मैं जानता हूं। मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, मैं दो तीन चीजें आपसे जानना चाहता हूं। सबसे पहले ये कि आपको यूसीसी तो याद आया मध्य प्रदेश में, लेकिन आपको मणिपुर याद नहीं आया जो चल रहा है। मणिपुर के हालात जो है वो ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक लफ्ज आप उस पर नहीं बोले। क्या मणिपुर हिंदुस्तान में नहीं है? क्या मणिपुर के लोग हिंदुस्तान के लोग नहीं है? उन पर आपने कोई बात क्यों नहीं की? मणिपुर जल रहा है, उसको जलने से बचाने की जिम्मेदारी किसकी? प्रधानमंत्री जी आप बताइए। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ये बातें याद नहीं रहती। आपने यूसीसी की बात तो की मध्य प्रदेश में क्योंकि चुनाव आ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने बेरोजगारी की बात क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं बात की? क्योंकि बेरोजगारी की वजह से आज हमारे नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, मर रहे हैं, और ये सरकारी आंकड़े हैं, आप उठा करके देख लीजिए। बेरोजगारी के लिए आपने कोई बात क्यों नहीं की? आपने 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, उस वादे का क्या हुआ? वो भी तो पूरा कीजिए। आप बार बार एक बात कह देते हैं हमने 370 खत्म कर दिया, हमने अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। प्रधानमंत्री जी ये दोनों चीजें जो आपकी हैं, इससे देश नहीं चलता है। प्रधानमंत्री जी देश चलेगा विकास से, देश चलेगा नौजवानों के रोजगार देने से। प्रधानमंत्री जी आपने यूनिवर्सिटियां बनाने की बात की थी, आप बताइए आपने कितनी देश में यूनिवर्सिटियां बना दी? आप ये बताइए, जो पहले से यूनिवर्सिटी मौजूद है, क्या यह सच्चाई नहीं है कि उन यूनिवर्सिटियों को भी यह कह दिया गया है कि आप खुद ही कमाइए और अपनी जो सैलरी है वो निकालिए? गरीब कहां जाएगा? गरीब कैसे पढ़ेगा? आप बताइए। मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था तो मेरी 1 साल की टोटल फीस जो है वो 345 रुपए थी, और इस वजह से मैं पढ़ सका, वरना मैं विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकता था, मेरी हैसियत नहीं थी प्रधानमंत्री जी। लेकिन आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, आप बताइए एक गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? क्या उसकी चर्चा की आपने? क्या आपने बताया मध्य प्रदेश की रैली में कि हमने देश में इतनी यूनिवर्सिटियां बना दी हैं? प्रधानमंत्री जी आपने नहीं बताया। आप महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी आपने यूसीसी की बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपने बात की, लेकिन आप बताइए ट्रिपल तलाक की बात आपने की, लेकिन महिला सुरक्षित है क्या? प्रधानमंत्री जी आप बताइए। ये सरकारी रिपोर्ट है कि आपके सरकार में 15% क्राइम महिलाओं के साथ और बढ़ गया है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? प्रधानमंत्री जी इसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? आपने लाल किले की फसील से, प्रचीर से आपने कहा था, भावुक हो गए थे आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, लेकिन उसी दिन 15 अगस्त को बिल्किस बानो के 11 मुजरिमों को छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री जी बताइए, क्या यह महिलाओं की सुरक्षा की बात है? क्या कसूर है? क्या बिल्किस बानो
इस देश की महिला नहीं है। आप 3 तलाक की बात करके बार बार ये जताते हैं कि हमने मुस्लिम महिलाओं पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, बहुत बड़ा करम कर दिया है, लेकिन बिल्किस बानो के साथ जो आपने किया, प्रधानमंत्री जी, क्या बिल्किस बानो हक पाने की उम्मीदवार नहीं है? क्या उसको हक नहीं है जीने का? लेकिन उस पर आपने प्रधानमंत्री जी चर्चा नहीं की। प्रधानमंत्री जी, आपने यूजीसी का जिक्र किया, बहुत अच्छा किया, लाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन शिवराज सरकार में जितने घोटाले हुए हैं क्या उसका जिक्र किया? एक बार भी आपने शिवराज सिंह से पूछा कि व्यापम घोटाले का क्या हो गया, व्यापम घोटाले का क्या हुआ, और भी जो घोटाले हैं उनका क्या हुआ? क्या आपने वहां पे कोई सवाल किया? प्रधानमंत्री जी, आपने सवाल नहीं किया। आप मुसलमानों की बात करते हैं, ऐसे मैं कई ऐसी चीजें पेश कर सकता हूं। आप मुसलमानों की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपकी कैबिनेट है, सबका साथ सबका विकास का आप नारा दे रहे हैं, सबका प्रयास सबका विश्वास की बात आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपने अमेरिका में जब सवाल किया गया तो आपने ये बातें कही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी कैबिनेट में आखिर कोई मुस्लिम मिनिस्टर क्यों नहीं है प्रधानमंत्री जी? क्या आपके साथ कोई ऐसा मुस्लिम लीडर नहीं है जिसको आप मंत्री बना सकें? 25 से 30 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान है, लेकिन आपको एक भी मुसलमान नजर नहीं आया जिसे आप मंत्री बना सकें। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या यह सबका साथ है, सबका विश्वास है, सबका प्रयास है? प्रधानमंत्री जी, आप मुसलमानों की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, आप समान नागरिकता की बात करते हैं। आप बताइए, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का क्या हाल हो गया है? बंद होने के कगार पे है। जो स्कॉलरशिप दी जा रही थी प्रधानमंत्री जी, आपने वो स्कॉलरशिप बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई है। प्रधानमंत्री जी, आपने वो जो दलितों से बदतर हालत हो गई मुसलमानों की, तो उनको उभारने के लिए जो सच्चर कमेटी ने 75 सिफारिशात दी थी, रिकमेंडेशन दी थी, आखिर उन रिकमेंडेशन को आप क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? क्यों उस चीज को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? आप कह रहे हैं हम मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। ये बताइए, ये क्या है? आप कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इसलिए यूसीसी लाना चाहते हैं ताकि सारे मुसलमानों को इंसाफ मिल सके। प्रधानमंत्री जी, अकलीती वजारत है आपके यहां, माइनॉरिटी मिनिस्टर है, जिसकी अभी एडिशनल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी हैं। मैं आपसे प्रधानमंत्री जी जानना चाहता हूं, आप बताइए कि आखिर उसका बजट क्यों कम कर दिया गया? बजट बढ़ाने की बजाय आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कम करते जा रहे हैं। ये क्यों आप कर रहे हैं? क्या इसका जवाब है? क्या ये इंसाफ है? प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं मुसलमानों के साथ में बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, मुसलमानों का ट्रिपल तलाक आप कह रहे हैं, यूसीसी आप इसीलिए ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कर्नाटक में जो पसमानदगी की बुनियाद पर 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा था, उसको मजहब की बुनियाद बता करके आपने उसको खत्म करने का काम किया था। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले वो 4% रिजर्वेशन आपने खत्म किया और लिंगायत और दूसरी कम्युनिटी में आपने उस रिजर्वेशन को बांट दिया। और आपके मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री देश के, उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया कि मैंने मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी, क्या यही पसमानदगी से प्यार है? क्या पसमानदा मुसलमानों का यही प्यार है? आप कह रहे हैं मैं इंसाफ कर रहा हूं। आप बताइए कि आपने कहा कि मैं मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर रहा हूं। हज में जो सब्सिडी मिल रही थी प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, हज में सब्सिडी खत्म हो गई। आज हज जो 1 लाख में होता था, 1.25 लाख में होता था, 5 लाख में आज हज हो रहा है। क्या पसमानदा मुसलमान कोई हज कर पाएगा? प्रधानमंत्री जी, आप बताइए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि हज सब्सिडी खत्म की जाए, लेकिन कोई ना कोई तो तरीका आप बनाते। आप एक टेंडर, ग्लोबल टेंडर तक आपकी सरकार 9 साल में नहीं ला सकी है। ग्लोबल टेंडर से कम यह हो जाता कि जो मनमाने तरीके से फेयर लिए जाते हैं, किराए लिए जाते हैं जहाजों के, वो फेयर कम हो जाते, लेकिन वो आपने कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं मुसलमानों के हक में बहुत काम कर रहे हैं। देख लीजिए आज हज की व्यवस्था क्या है। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, आप लाइए यूसीसी। प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, क्या आज देश में एक भी, पूरे देश में कहीं कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री है?
फिर क्या आपको परेशानी है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आपने किया है कि देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। जम्मू कश्मीर में था, आप 370 लाए और वो मुस्लिम मुख्यमंत्री को हटा दिया आपने। ये किसने किया है? आप इंसाफ की बात करते हैं। आप बताइए प्रधानमंत्री जी, आप हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। आप बताइए मदरसों पर जो हमले किए जा रहे हैं, मदरसों को जो बंद करने की कोशिश की जा रही है, ये कौन कर रहा है? मदरसों में बार बार ये रिपोर्ट आई, सरकारी रिपोर्ट आई, उनको व्हाइट पेपर जारी किया गया कि जो हिंदुस्तान के मदरसे हैं वो बहुत सेकुलर हैं और ये हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। अभी तो आपने देखा होगा कि मदरसों में योगा तक हुआ है, फिर भी मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों प्रधानमंत्री जी, क्या आप इस पर कभी बोले कि मदरसों को परेशान मत करो? इसके साथ ही आप बताइए प्रधानमंत्री जी, लैंड जिहाद क्या है, लव जिहाद क्या है? इसके नाम से किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? आपके लोग हिमाचल प्रदेश में खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को कह रहे हैं कि 30 दिन आप 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ दो, देवभूमि छोड़ दो। उत्तराखंड में मुसलमानों को भगाया गया। क्या प्रधानमंत्री जी आपने एक लफ्ज भी उनको कहा कि ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए? आप कह रहे हैं मैंने महिलाओं को बड़ा इंसाफ दे दिया है, मैंने मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दे दिया है। बहुत अच्छा आपने काम किया कि ट्रिपल तलाक जो लोग देते थे वो आपने रोक दिया। प्रधानमंत्री जी, मैं इस बात के लिए आपको सलूट करता हूं, लेकिन ये क्या हो रहा है जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, ये क्या हो रहा है जो उत्तराखंड में हो रहा है, ये क्या हो रहा है जो महाराष्ट्र में हो रहा है? इसका जवाब प्रधानमंत्री जी कौन देगा? आप बताइए प्रधानमंत्री जी, आप संविधान की बात करते हैं, एक कानून की बात करते हैं, तो फिर जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना एक सेकुलर संविधान में ये जायज है? जायज नहीं है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी कह रहा हूं कि आप जरूर यूजीसी लाइए, और मैं कहता हूं लेकिन बहुत ही ठोक बजा के लाइएगा। इसको अपना एजेंडा मत बनाइए वरना देश बर्बाद हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी आप जरूर यूसीसी लाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, लेकिन नोटबंदी की तरह जल्दबाजी मत कीजिएगा, जीएसटी की तरह जल्दबाजी मत कीजिएगा, लॉकडाउन जैसे जल्दबाजी में आप लगाया है और उसके बाद देश का क्या हाल हो गया वैसे मत कीजिएगा। आप ले आइए, ठोक बजा के ले आइए। अभी लॉ कमीशन ने मशवरा मांगा है, आप जल्दबाजी मत कीजिए, मत बयानबाजी कीजिए। और बहुत सारे एजेंडे हैं जीतने के लिए चुनाव, आप जरूर जीतिए चुनाव, जरूर सियासत कीजिए, लेकिन सियासत कीजिए, किसी पर हमला मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।